हेलो बेटो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोगों ने सुबह सुबह उठी सुती आज हमने सोचा कि एक वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। तो बेटा ये आएगा तो वैसे मुझे लगता है कि 12 बजे के लपेट में ही आएगा, पर मैंने इसको शूट किया अभी एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग। तो इसको शुरू किया जाए बेटा। तो हमारे सामने है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर रहे थे क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें जो सबसे आखिरी टॉपिक था बेटा, वो था आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं बेटा, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं इंक्लूडेड है। मतलब बुक्स में तो हैं लेकिन सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैंने सोचा बेटा कि इसे भी कवर करते चलें। क्या पता किसी और बोर्ड्स के अंदर सीबीएसई में ना आके आईसीएसई बोर्ड्स के अंदर इसको कवर किया गया हो, या फिर जेई मेंस में इसको कवर किया गया हो, या फिर नीट में कवर किया गया हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए बेटा हमने ये वीडियो अपलोड करा है आपके लिए, जो कि सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये सब बस एक प्रिपरेशन लेवल के लिए बेटा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो जब हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक जिसका नाम है बेटा ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस, यानी कि इससे पहले जब हम लोग इंडक्टर की बातें कर रहे थे तो आपका म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन की बातें करते थे। लेकिन अब यहाँ पे एक से अधिक इंडक्टर को आपस में क्या करेंगे बेटा, अरेंज करेंगे, आपस में सम करेंगे। एक से अधिक यानी कि दो, यानी कम से कम दो इंडक्टर को हम आपस में सम करने की कोशिश करेंगे अलग अलग तरीके से। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है बेटा, एक सीरीज एक पैरेलल, तो हम एक बार सीरीज से उसको एडअप करने की कोशिश करेंगे और एक बार पैरेलल से उसको एडअप करने की कोशिश करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि आखिर इसका मतलब इसका सीन क्या होता है, आखिर इसमें एडिंग करने से क्या होता है और सब्ट्रैक्शन करने से क्या होता है, या फिर पैरेलल में ऐड करने से क्या होता है। वो चीज़ें हम बेटा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करें सीरीज की बेटा, तो सीरीज में दो तरीके से सीरीज में अरेंजमेंट की जा सकती है किसी भी दो इंडक्टर की। एक आप देख सकते हो यहाँ पे पहला वाला, जिसमें हमने या इस वाले कंडक्टर को इस वाले कंडक्टर के साथ अटैच कर दिया है। आप देख सकते हो सिंपल, ये सिंपल अटैचमेंट है। ऐसे हम लोग जोड़ते हैं, रस्सी को पिरोते हैं कुछ इसी तरीके से। और आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि हमने इस एक इंडक्टर के इस सिरे को दूसरे इंडक्टर के दूसरे सिरे से क्या कर दिया, उसको अटैच कर दिया, और उसके पहले सिरे से हमने उसकी आउटपुट निकाल दी। जबकि इसमें हमने उसका ठीक अपोजिट काम किया। क्या दोनों केस में अलग अलग बातें होंगी? भाई क्यों नहीं होंगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ है। डायरेक्शन चेंज हुआ है तो जरूर कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आएंगी, उसी को हम लोग बेटा यहाँ पे देखेंगे। चलिए तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इस वाले कंडीशन बेटा। तो इस वाले कंडीशन देखेंगे ना कि जब यहाँ से इस इंडक्टर ये वाला और एक ये वाला इंडक्टर, इन दोनों इंडक्टर से फ्लक्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और वो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो उनके फ्लक्स आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। फ्लक्स आपस में जुड़ेंगे, इंड्यूस ईएमएफ भी आपस में क्या होंगे बेटा, एडप्ट होंगे। ठीक है, ना कि इन पे डिपेंड करते हैं, मैं बता दूंगा आपको। ये इंड्यूस ईएमएफ का सम इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, दिमाग में ये बात जरूर रखिएगा, इंड्यूस ईएमएफ का सम इनके ऊपर यानी फ्लक्स के चेंज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। वो बस हमें डायरेक्शन बताता है, हमें इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी क्या है बेटा, यहाँ पे हमने फ्लक्स का डायरेक्शन सेम है तो दोनों फ्लक्स आपस में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों का ईएमएफ भी बेटा दिया हुआ है। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ दिया हुआ है, वो दोनों ईएमएफ को आपस में क्या कर देंगे हम लोग, सम कर देंगे। सम करने के सीन क्या है कि फॉर करंट इन सीरीज सर्किट, यानी कि सीरीज के सर्किट में करंट क्या होगा बेटा, करंट हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, आपको पता है ना कि सीरीज के केस में करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, और पैरेलल केस में करंट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है बेटा, उस समय पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है। तो अभी बात करें फॉर करंट इन सीरीज सर्किट di/dt, यानी कि हम लोग फैराडे लॉ का उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद करेंगे बेटा कि हम E1 निकालेंगे इस वाले फ्लक्स का, E2 निकालेंगे EMF इस वाले का। ठीक है, और उसको हम लोग सम करेंगे। यहाँ पे देखिए बेटा सम की बात की गई है। तो सबसे पहले E1 निकाला तो आया -L1 di/dt -M di/dt। अब आप देख रहे हो बेटा L1 तो L1 दिख रहा है, पर यहाँ पे -M di/dt क्यों आया? तो मैं बता दूं बेटा, M की बात तभी हम करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात तभी करते हैं जब हमारे पास एक से अधिक कॉइलिंग हो। और क्या आप देख सकते हो बेटा एक से अधिक कॉइलिंग है? हाँ है। और एक से अधिक कॉइलिंग है, और इनका जो डायरेक्शन है, इन दोनों का कॉइलिंग का जो डायरेक्शन है, फ्लक्स का समअप है, वो एक ही डायरेक्शन में है। इस वजह से बेटा यहाँ पे हम लोग
एल और एम दोनों का प्रयोग करेंगे साथ में नेगेटिव साइन के साथ, जो कि बताता है हमें डायरेक्शन। और कौन सा डायरेक्शन बताता है? तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो अपने कॉज को क्या कर रहा है बेटा? अपोज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका E1 वाला केस, माइनस L1 डी बाई डी टी माइनस एम डी बाई डी टी। उसी तरह E2 की बात करो तो EMF2 तो माइनस L2 डी बाई डी टी माइनस एम डी बाई डी टी, यानी M दोनों केस में रहेगा बेटा, क्योंकि दूसरे वाले के लिए पहला वाला सेकेंडरी है और पहले वाले के लिए दूसरा वाला सेकेंडरी कॉइल वहां पे मौजूद है। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बातें वहां पे जनरेट होंगी ही होंगी बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस की बात है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जब इन दोनों को हमने क्या कर दिया? सम कर दिया, तो ई इक्विवेलेंट हमने क्या निकाला? ई इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस एल इक्विवेलेंट डी बाई डी टी, माइनस एल डी बाई डी टी। हमने वहां पे बात की थी बेटा, जब हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, तो जब ईएमएफ हम तोड़ते थे अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ, तो क्या होता था वहां पे? माइनस एल डी बाई डी टी आता था। वो वाला केस आपके सामने है। अब देखो बेटा, अपोजिंग अप्लाइड एल एंड एम। अब देखो यहाँ पे कंडीशन है कि दोनों के ये जो एल है और एम है, दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, और वो अपोज कर रहे हैं कॉज को, इस वजह से इसके अंदर बेटा सम अप हो रहा है और इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू इंक्रीमेंट के फॉर्म में रहेगी। वो हम देखते हैं कि किस फॉर्म में रहेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब सम अप हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस दोनों सम होना चाहिए। यही हमें गौर करना है कि सम होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, तो अभी देखेंगे बेटा नेक्स्ट, ये वाला आपका एक ई की वैल्यू होगी, यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया, और ये दोनों को सम करके बेटा हम यहाँ पुट कर देंगे, और ये इधर हो गया। तो डी आई बाई डी टी सब में कॉमन है तो कॉमन कर दिया, माइनस भी कॉमन है कॉमन कर दिया, अंदर L1 प्लस एम प्लस L2 प्लस एम, और इधर से माइनस डी बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी बेटा दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचता है हमारे पास L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2m। और इस वाले रिलेशन से आप देख सकते हो बेटा कि इंडक्टर L1 L2 तो आपस में जुड़ रहे हैं, साथ में उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में सम हो जा रहे हैं। ठीक है बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस आपस में सम हो जा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी? हमेशा हायर देन द नॉर्मल मिलेगी। यानी कि गौर करो कि अगर 1 प्लस 1 जोड़ने से 2 होना चाहिए ना, लेकिन ये 2 नहीं हो रहे हैं बेटा, ये हो जा रहे हैं 1 प्लस 1 4। अभी कैसे हुए? यही प्रॉपर्टी है बेटा जब आपस में दो म्यूचुअल इंडक्टेंस जोड़ते हैं। अब आप सोचोगे 1 + 1 4 कैसे हुआ? तो हम लोग अगर बात करें बेटा 1 + 1 4 कैसे हुआ, तो हम a + b का होल स्क्वायर अगर आपको याद हो, a + b का होल स्क्वायर, तो क्या कहता है बेटा? a² + b² + 2ab। गौर करो, a² + b² + 2ab, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर 4 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे आया है, यहाँ पे L1 + L2 + 2m। क्लियर? तो ये सीन था बेटा कि आप देख सकते हो कि 1 + 1 4 कैसे हुए, तो 1 + 1 4 ऐसे हुए कि उसमें एक्स्ट्रा 2m जाके क्या हो गया बेटा? जुड़ गया। और वो 2m क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है। डबल कॉइलिंग की वजह से ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब भी कोई दो इंडक्टेंस को आपस में सीरीज में सम करने की कोशिश करेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू हमको 2m प्लस करके ही मिलेगी, अगर दोनों का फ्लक्स आपस में क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है उसको हम लोग बेटा अभी देखेंगे। ठीक है, तो अभी क्या हो बेटा, ये समझ में क्लियरिटी हुई कि हमारे पास L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया L1 + L2 + 2m। ठीक है, अब इस वाले केस में क्या होता है बेटा, ये भी सीरीज में है ये भी सीरीज में है, पर दोनों में अंतर क्या है? यहाँ पे बेटा फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक फ्लक्स का डायरेक्शन इधर की तरफ है और दूसरा फ्लक्स डायरेक्शन इधर की तरफ है, दोनों एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा कॉन्सेप्ट हो जाएगा चेंज। सीन क्या होगा? सिंपल यही सेम होगा जैसे, और अंतर डिफरेंस में कहाँ आता है? यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा आएगा E = E1 + E2, और जहाँ पे E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे -L eq/dt है बेटा। तो जो यहाँ पे होता है ना E1, अब E1 की चर्चा करो, तो E1 = ये हो जाएगा बेटा -L1 di/dt + m di/dt। और दूसरे वाले केस में बेटा E2 = -L2 di/dt + m di/dt। यही परिवर्तन हुआ है बेटा, यही तो, क्योंकि फ्लक्स क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होगी बेटा
उसके अंदर हो जाएगा परिवर्तन, डिफरेंस आ जाएगा। तो वहाँ पे वो अपने कॉज को अपोज करना बंद कर देगा, क्योंकि ये एक दूसरे को ही अपोज करने में लगे हुए हैं। गौर करो बेटा, इन दोनों का फ्लक्स ही एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो इनके कॉज का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो इस केस में बेटा माइनस L1 डी बाई डी टी प्लस M डी बाई डी टी प्लस हो जाता है यहाँ पे, और इस केस में प्लस हो जाएगा। और फिर हम इन दोनों को सम कर देंगे बेटा, ठीक है। सम करेंगे तो क्या मिलेगा, गौर करो, सम करोगे तो मिल जाएगा बेटा ये हो जाएगा आपका माइनस L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, दोनों को सम कर देंगे बेटा, तो यहाँ से माइनस डी आई बाई डी टी आप कॉमन कर लो, बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा L1, यहाँ बचेगा L2, और यहाँ बचेगा माइनस M, और यहाँ बचेगा माइनस M, क्योंकि हमारे प्लस है तो कॉमन करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस डी आई बाई डी टी या माइनस डी बाई डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या, बचेगा L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। तो गौर करो बेटा, ये रिलेशन आपके सामने निकल के आया है इसके सेकेंड वाले पार्ट से। क्या निकल के आया है, गौर करिए, तो ये निकल के आया है इसका कि यहाँ पे L इक्विवेलेंट है इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस 2M का कॉन्सेप्ट आ गया है L इक्विवेलेंट वाले में। और हाँ, और आप देख लो बेटा इस दोनों में अंतर क्या है, इस वाले केस में 2M जुड़ रहा है, और इस वाले केस में 2M की वैल्यू घट रही है, निगेटिव में जा रही है। इसका मतलब जब हम इसको सम करेंगे तो इस केस में हमको टोटल इंडक्टर की वैल्यू, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, बहुत ही कम आएगी, एक्सपेक्टेड से भी कम आ सकती है। जैसे एक और फॉर्मूला आपने जाना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आखिरी में जाके 2ab क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आप मैथमेटिशियन होंगे, जरूर जानते होंगे, ठीक है, पहले तो सबको जानना चाहिए। तो a माइनस बी वाले केस में होल स्क्वायर वाले केस में 2ab क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें एक्चुअल से भी वैल्यू क्या होती है, कम मिलती है। और एक केस में ऐड हो जाता है तो एक्चुअल से भी हमको वैल्यू क्या मिलती है बेटा, अधिक मिलती है। आप देख सकते हो फ्लक्स में चेंजिंग हुई तो फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हुए, फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हुए, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस हुए, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्लस हुए, तो वहाँ पे अल्टीमेटली हमको लास्ट में म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या मिली, कम देखने को मिली, जिसकी वजह से ओवरऑल देखें तो उसमें वैल्यू कम ही आएगी। इस वाले केस में ओवरऑल देखोगे तो इसकी वैल्यू एक्सपेक्टेड से अधिक ही आएगी। क्लियर, ये था बेटा हमारे सामने ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस में सीरीज के दो कंडीशंस, एक कंडीशंस में जिसमें हम फ्लक्स ऐड कर रहे थे, और दूसरे कंडीशन में जिसमें हम फ्लक्स आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा क्या कहते हैं कि आपका जो कंडीशन था कि कैसे, इधर बेटा आ रहा है, इधर वाला बोला है कि शायद आ ही रहा होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ओहो माय गॉड, ठीक है, थोड़ा सा मैं टर्न कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं टर्न कर देता हूँ आपको वो भी चीज़, हाँ अब देखने को मिलेगा बेटा, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ गया आपका सीन कंडीशन क्लियर। तो ये था बेटा हमारे सामने सीरीज का कंडीशन। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे बेटा कि पैरेलल कंडीशन में क्या कॉन्सेप्ट था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैरेलल वर्किंग। तो बेटा हम बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंसेस में पैरेलल वाला केस, पैरेलल केस देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैंने दो आपके इंडक्टर पैरेलल में यहाँ पे अटैच करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक करंट जा रहा है आई, ठीक, दोनों केस में, और हमें पता है कि पैरेलल केस में करंट क्या हो जाते हैं बेटा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, करंट क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और पोटेंशियल रहता है कांस्टेंट। तो इस वाले केस में करंट जाएगा बेटा, इधर हो जाएगा I1 और इधर हो जाएगा I2। तो L1 से I1 पास करेगा और L2 से I2 पास करेगा, और फिर आपस में सम होकर ये आउटर में हो जाएंगे, और ये है बेटा टोटल EMF का कंडीशन। अब एक और केस है बेटा, जब L इक्विवेलेंट की बात करेंगे, मैं इन दोनों का सम की बात करेंगे, तो जब I1 प्लस I2 जा रहा है, L इक्विवेलेंट है, वहाँ से I बाहर आ जा रहा है, यानी I1 प्लस I2 I के ही बराबर है, इस वजह से यहाँ बेटा E इक्विवेलेंट या E की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये थे बेटा रिजॉल्विंग फिगर इसके। अब हम लोग इस पर बात करते हैं कि इसकी डेरिवेशंस को कैसे करेंगे, यानी कि आखिर हम लोग इसमें शो क्या करना चाहते हैं, या आखिर क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हम इसमें ये देखेंगे
कि पहले केस में कि आई वाज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, यानी करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है भाई पैरेलल में है। तो दूसरा, जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो टी के रिस्पेक्ट में, तो di/dt हो जाएगा इज इक्वल टू di1/dt हो जाएगा प्लस di2/dt हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, जब हम इस इंडक्टर 1 का ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे और इंडक्टर 2 का ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, तो इंडक्टर 1 का है E इज इक्वल टू माइनस L1 di1/dt, और इसके सेकेंड वाले केस में E इज इक्वल टू माइनस L2 di2/dt। ठीक है, ये हमें दो केस मिल गए इस वाले केस में। जब इसको रिजोल्व करते हैं बेटा, तो L1 को जब नीचे लिखेंगे तो ये जगह E/L1 इज इक्वल टू माइनस di1/dt, और L2 नीचे ले लेते तो E/L2 इज इक्वल टू माइनस di2/dt। यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब सोच रहे कि सर पिछले वाले केस में M तो था, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस था, पर इस केस में नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि ये पैरेलल में है तो इनके जो फ्लक्स होते हैं आपस में कहीं पे भी कांटेक्ट नहीं हो पाती है इनके बीच में, मतलब हो पाती है बस बहुत नेग्लिजिबल कांटेक्ट होता है, इसलिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं डेरिवेशन के दौरान, फिर बाद में मन करेगा तो ले लिया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी क्या है कि m इज वेरी नेग्लिजिबल, इसलिए उसको छोड़ देते हैं हम लोग, तो उस पर किसकी बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये दोनों रिलेशंस आ गए, इक्वेशन 1 2, और फिर हमारे पास जो L इक्विवेलेंट होगा, L इक्विवेलेंट जिसकी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, L इक्विवेलेंट, इस वाले केस में E इज इक्वल टू माइनस L इक्विवेलेंट di/dt, और di/dt की वैल्यू कितनी है बेटा? di/dt की वैल्यू है आपकी ये di1/dt प्लस di2/dt। तो हमने वहाँ पे L माइनस L इक्विवेलेंट ऐसे लिख दिया और इसके जगह पे हमने इसको वापस से यहाँ से ला दिया। ठीक, नेक्स्ट लाइन में ये E है और ये L इक्विवेलेंट माइनस को अंदर भेज दिया बेटा हमने, तो d माइनस di1/dt माइनस di2/dt इस वाले केस में। अब माइनस di1/dt की वैल्यू क्या है बेटा? वो है E/L1, तो E/L1 हमने क्या कर दिया? पुट कर दिया, और माइनस di2/dt की वैल्यू कितनी बेटा? E/L2 हमने प्लस E/L2 पुट कर दिया। सब में E कॉमन है, ऊपर कॉमन करके E उड़ा दिया उसमें से, तो बच्चा हमको 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। और आप देख सकते हो बेटा, सिंपल जब रेजिस्टेंस को हम जोड़ते हैं पैरेलल में तो कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट हमको निकलने लगता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, और उसको जोड़ते कैसे हैं? तो L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 L2/L1 प्लस L2, सिंपल एडिशन कर सकते हैं एलसीएम लेके बेटा। तो ये था हमारा आपका सेल्फ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की वैल्यू थी बेटा किसके लिए? ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस में, जब हम दो इंडक्टर को पैरेलल में क्या करें? अटैच करें। तो पैरेलल में अटैच करें तो आपको ऐसे एडिशन मिलता है। अब एक चीज़ बेटा, पैरेलल में अटैच करेंगे तो क्या क्या होती है इसकी वैल्यू? तो पैरेलल में अटैच करेंगे तो 1 में है ना, तो बेटा पैरेलल में अटैच करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। ठीक है, इंडक्टर को जब भी हम पैरेलल में अटैच करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? घटती है, और सीरीज में अटैच करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह ही वर्किंग मॉडल है बेटा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बस डिफरेंस है कि इसमें इंड्यूस ईएमएफ यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मेशन का फ्लक्स चेंज होती रहती है, पर रेजिस्टेंस के अंदर फ्लक्स की चेंजिंग नहीं होती है पूरी तरह। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा L इक्विवेलेंट। उसके बाद बात करेंगे, अगर उस पूरे कॉइल में कहीं पे भी M आ जाए, यानी कि हम अभी नेग्लिजिबल बात कर रहे हैं ना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, अगर मान के चलो नेग्लिजिबल ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो उस केस में क्या होगा कि जो L की वैल्यू है L1/L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस माइनस M, अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पे हम लोग इसको अटैच कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, वरना जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास आपके सामने ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टेंस के। सबसे पहले हमने सीरीज का पार्ट देखा, अब हम लोगों ने पैरेलल का पार्ट देखा, और ऐसे करके बेटा हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, ये हो जाता है। ठीक है, अब मिलेंगे बेटा हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। वो चैप्टर लेते हैं हम लोग AC यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो बेटा हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्टली अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। चलते हैं बेटा, मिलेंगे आगे। जय हिंद।